तो आज हम लोग एक दूसरा साइज को, सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करने के लिए एक दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे और उस मेथड का नाम है हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन। एलओसी काउंट और फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को डिस्कस करने के बाद इस थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, ठीक है। तो हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूं। लाइन ऑफ कोड इज अ डायरेक्ट मेथड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड फंक्शन पॉइंट एनालिसिस इज व्हाट इनडायरेक्ट मेजरमेंट टू साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहां पर हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन में यानी कि एलओसी काउंट मेथड में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पर हम लोग जब सॉफ्टवेयर का साइज मेजर कर रहे थे तो वहां पर प्रोग्राम में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दोनों को काउंट कर रहे थे। क्लियर? ओम प्रकाश गुड इवनिंग। सो गाइस इतनी बात क्लियर है, मैं फिर से बता देता हूं हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एलओसी काउंट मेथड में और फंक्शन पॉइंट एनालिसिस मेथड में हम लोग जब सॉफ्टवेयर का साइज एस्टिमेट कर रहे थे तो वहां पर हम लोग एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दोनों को काउंट करके साइज पता कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पर आपको एक्यूरेसी नहीं मिल पा रही थी। एलओसी काउंट मेथड में हमें सॉफ्टवेयर के साइज की एक्यूरेसी नहीं मिल पा रही थी कि एक्चुअली साइज कितना है सॉफ्टवेयर का। क्लियर माय फ्रेंड्स? जो एलओसी में प्रॉब्लम आ रही थी वो आपको क्लियर हुई कि नहीं, जिसकी वजह से हम लोग हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन पर मूव किए। मतलब हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट में या प्रोग्राम में जो आपके एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं को काउंट करेंगे, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को रिमूव कर देंगे प्रोग्राम से या सॉफ्टवेयर से। क्लियर हो गई सभी को गाइस? प्रिया देशमुख गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन गाइस। क्लियर टू एवरीवन माय फ्रेंड्स? क्लियर टू एवरीवन कि एलओसी काउंट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी जब हम लोग सॉफ्टवेयर का साइज एस्टिमेट कर रहे थे यानी कैलकुलेट कर रहे थे? बताओ एक बार सभी को क्लियर हुआ कि नहीं, जिसकी वजह से हमें हॉलस्टिड की जरूरत पड़ी। क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया दोस्तों, आपकी क्लियरिटी मेरा सेटिस्फैक्शन है, आपकी क्लियरिटी मेरा सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। और आपकी क्लियरिटी अगर ज्यादा होगी तो आप उतना ही ज्यादा रीचेबल करोगे मेरे इस लेक्चर्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर्स को अपने स्कूल में, कॉलेजेस में। तो आपकी क्लियरिटी मेरा सेटिस्फैक्शन है, सारे टीचर्स का सेटिस्फैक्शन होता है स्टूडेंट की क्लियरिटी। तो गाइस मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए, जो आपके दिमाग में बैठ जाए। एलओसी काउंट मेथड में हम लोग एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल दोनों स्टेटमेंट्स को काउंट कर रहे थे, तब सॉफ्टवेयर का साइज एस्टिमेट कर रहे थे, तो वहां से एक्यूरेसी मिसिंग हो रही थी। तो उस एक्यूरेसी को लाने के लिए हमें हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन की जरूरत पड़ी। हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन में हम लोग प्रोग्राम्स के सिर्फ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को काउंट करते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलो सभी लोगों को क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर यही लिखा हुआ है, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक गाइस। अपनी अपनी कॉपी में सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। When the size of the software is estimated, ठीक है, is estimated by using the LOC count, ठीक है। जब LOC count मेथड का यूज करके साइज एस्टिमेट कर रहे थे, it includes both executable and non-executable statements count, so accuracy will be missed। वहां पर आपकी एक्यूरेसी मिस हो रही थी, ठीक है माय फ्रेंड्स, वहां पर आपकी क्या मिस हो रही थी, एक्यूरेसी मिस हो जा रही थी LOC काउंट से, क्योंकि वहां पर जो जिनकी जरूरत थी उनको भी काउंट कर रहे थे, एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल दोनों स्टेटमेंट को काउंट करके सॉफ्टवेयर का साइज एस्टिमेट कर रहे थे, तो एक्यूरेसी मिस हो रही थी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, उसी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को काउंट करेंगे प्रोग्राम में। क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को काउंट करेंगे, और वो चीज हम लोग कर सकते हैं हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन से, ठीक है, हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन से। क्लियर हो रहा है सभी को गाइस? रिप्लाई करते रहो फटाफट, सेशन को दबाकर शेयर करो और रिप्लाई भी करते रहो। बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वही चीज मैंने यहां पर लिख दी है, टू मेंटेन द एक्यूरेट साइज एस्टिमेशन देयर इज ए नीड ऑफ कंसिडरिंग द एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट काउंट ओनली, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन में क्या करते हैं माय फ्रेंड, लिसन मी केयरफुली।
हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन में हम लोग प्रोग्राम्स में टोकन काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? टोकन्स काउंट करते हैं, ठीक है। और यानी कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को हम लोग दो चीजों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को जो प्रोग्राम में है उनको हमको दो चीजों में डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग पहले ये पता कर लेते हैं कि उस पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कितने ऑपरेटर हैं और कितने ऑपरेंड हैं। लिसन मी केयरफुली, फिर से मुझे सुनो ध्यान से। हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन में हम लोग सिर्फ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को ही काउंट करके सॉफ्टवेयर का साइज पता करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है कितने टोकन्स हैं आपके, अगर कंपाइलर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कितने टोकन्स हैं, हम लोग वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। यानी पूरे प्रोग्राम को हम लोग प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर देते हैं टोकन्स में। और टोकन्स काउंट करने के लिए हमें ये पता करना होगा, ठीक है, कि उस प्रोग्राम में कितने ऑपरेटर हैं और कितने ऑपरेंड हैं, कितने ऑपरेटर हैं और कितने ऑपरेंड हैं। अटेंडेंस मार्क्स सभी को करनी है और मेरी बात अगर आपके दिल तक पहुंच रही हो तो दबाकर शेयर करो, बताओ मेरी बात आपके दिलो दिमाग तक पहुंच रही है कि नहीं। हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो मैंने वही कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख दिए हैं, हैंड रिटन मैंने आपके लिए लिख दिए हैं ऑलरेडी नोट्स में। हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन यूजेस द टोकन काउंट। क्या यूज करता है? टोकन काउंट का यूज करता है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम नीड टू बी डिकम्पोज्ड इनटू टोकन्स। प्रॉब्लम को हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा किसमें? टोकन्स में। टोकन्स के यहां पर मिस हो रहा है, प्रॉब्लम नीड टू बी डिकम्पोज इनटू टोकन्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन प्रॉब्लम, स्टेटमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यहां पे लिखना टू टाइप्स। स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने दो टाइप्स में क्लासिफाइड कर दिया। जो भी स्टेटमेंट्स होंगे प्रॉब्लम में उनको हम लोगों ने दो टाइप में क्लासिफाइड कर दिया, ऑपरेटर में और ऑपरेंड में। ऑपरेटर में और ऑपरेंड में। अब हमें यह पता करना पड़ेगा दोस्तों कि किन किन को हम लोग ऑपरेटर कह सकते हैं उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में और किन किन चीजों को हम लोग ऑपरेंड कह सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन गाइस? यहां तक की पिक्चर सभी को एकदम क्लियर है कि नहीं? रिप्लाई करो फटाफट। यहां तक की पिक्चर सभी को एकदम क्लियर है कि नहीं कि हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन क्यों आया? ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है। एक्यूरेसी आपकी एलओसी काउंट में मिस हो रही थी कि एक्चुअल साइज कितना है सॉफ्टवेयर का, वो एस्टिमेट वहां पर जब एस्टिमेट कर रहे थे तो मिस हो रही थी क्योंकि वहां पर एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल दोनों काउंट कर रहे थे। इसीलिए हम लोग हॉलस्टिड को लेकर आए। हॉलस्टिड से हम लोग सिर्फ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को ही काउंट करेंगे जिससे एक्यूरेसी मिलेगी आपको। हॉलस्टिड क्या करेगा? टोकन मेथड के थ्रू टोकन्स को काउंट करेगा, ठीक है। और टोकन्स काउंट करने के लिए हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपके दो चीजों में डिवाइड करेंगे, ऑपरेटर में और ऑपरेंड में। यहां तक की कहानी पिक्चर क्लियर है कि नहीं एकदम से बताओ, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी, मैंने कई बार रिपीट कर दिया जिससे आपके दिमाग में एकदम से पिक्चर फिट हो जाए, ठीक है। क्या रूल्स यूज करते हैं हम लोग रूल्स कौन कौन से यूज करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। ऑपरेटर और ऑपरेंड को फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऑपरेटर और ऑपरेंड को अलग अलग करने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं। पहला रूल यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी उसमें व्हाइट स्पेसेस होंगे आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में या प्रोग्राम में, जितने व्हाइट स्पेसेस होंगे, जितने कमेंट्स होंगे या जितने हैश डायरेक्टिव्स होंगे उनको इग्नोर करेंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे। ना तो उनको ऑपरेटर में काउंट करेंगे ना ऑपरेंड में काउंट करेंगे। क्लियर माय फ्रेंड्स? पहला रूल क्या है कि जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगी उनमें जो भी आपके कमेंट्स होंगे या हैश डायरेक्टिव्स होंगे या व्हाइट स्पेसेस होंगे उनको इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर। उनको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ना तो उनको ऑपरेटर में काउंट करेंगे ना ऑपरेंड में काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे हैश डायरेक्टिव हैश इंक्लूड, ठीक है, स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, हैश इंक्लूड यानी जितने भी हैश लगे होंगे, ठीक है, कोनियो डॉट एच, ठीक है, या कोई भी यहां पर एक लाइन लिखी हुई है वहां पर कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कमेंट लिखा हुआ है या व्हाइट स्पेसेस हैं उनको इग्नोर करेंगे। बातें क्लियर हो गई? रूल नंबर 1 सभी को क्लियर हो गया? देखो रूल बाय रूल आप मुझे बताते रहो, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, अटेंडेंस मार्क जरूर करते रहेंगे सभी लोग, ठीक है। तो पहला रूल सभी को क्लियर हो गया, कमेंट्स को इग्नोर करना है, व्हाइट स्पेसेस को इग्नोर करना है और हैश डायरेक्टिव्स को इग्नोर करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये हैश डायरेक्टिव होते हैं, इनको इग्नोर करना है। कोई लाइन लिखी हुई है उसके आगे कमेंट लिखा हुआ है उसको इग्नोर करना है और व्हाइट स्पेसेस को इग्नोर करना है, ठीक है।
तो रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया सभी को गाइस। अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करिए और दबाकर शेयर करिए। 20-25 बच्चा लाइव आना चाहिए डेली यहाँ पर, और उससे भी ज्यादा अनलिमिटेड बच्चा लाइव आना चाहिए। आगे बढ़े। चलो, दूसरा स्टेटमेंट आपका यहां पर क्या है? दूसरा स्टेटमेंट आपका जो यहां पर है वो ये है, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आर कंसीडर्ड एज ऑपरेंड। कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर कंसीडर्ड एज ऑपरेंड। ठीक है, इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा वहां पर जो आपके कांस्टेंट होंगे और जो वेरिएबल्स होंगे उनको एज ए ऑपरेंड लेंगे। क्या लेंगे? उनको एज ए ऑपरेंड। तो दूसरा रूल भी क्लियर हो गया सभी को। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे गिवन है इंटीजर a, b, ठीक है, तो यहां पर ये जो आपके वेरिएबल्स यहां पर यूज किए जा रहे हैं ये आपके लिए क्या होंगे? ये आपके लिए क्या होंगे माय फ्रेंड्स? ऑपरेंड होंगे। या कहीं सपोज आपको ऐसे दे दिया इंटीजर a = 10, तो ये कांस्टेंट है, ये भी आपके लिए क्या होगा? ऑपरेंड होगा। क्लियर हो रही पिक्चर सभी को गाइस? दूसरा रूल भी क्लियर हो गया सभी को? रिप्लाई करो फटाफट। दूसरा रूल भी सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके के जो भी वहां पर कांस्टेंट या वेरिएबल्स होंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, वो उनको ऑपरेंड की तरह काउंट करेंगे। यहाँ पर ए और बी आपके क्या है? यहाँ पर ये वेरिएबल है, दोनों ऑपरेंड है। ठीक है, ओपी है दोनों। ठीक है, OP1 OP2 ये आपका कांस्टेंट है, ये भी आपके लिए क्या होगा? ये भी आपके लिए क्या होगा? ऑपरेंड होगा। ठीक है, OP OP3। ठीक है गाइस, तीसरी जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और ज्यादा जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है यहाँ पर, थर्ड वन जो आपका इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है? वो है फंक्शन कॉल्स यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। यानी फंक्शन जितने भी होंगे वो यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स जितने भी होंगे आर कंसीडर्ड ऑपरेटर्स। उनको भी क्या कंसीडर करेंगे? ऑपरेटर की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये दिमाग में आपको बैठाने हैं। फंक्शन कॉल यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स ऑपरेटर की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, अगला जो रूल है वो क्या है? इन सबको नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं, बहुत सर्च मारने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद। ठीक है, ऑल दी स्पेशल वर्ड्स लाइक रिटर्न, all the special words like return, break, continue, size of, default are considered as what? Operator। ये सारे वर्ड आपने सुने होंगे ना। रिटर्न यूज करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक यूज करते हैं, कंटिन्यू यूज करते हैं, साइज ऑफ यूज करते हैं, डिफॉल्ट कहीं कहीं यूज करते हैं। आर कंसिडर्ड एज व्हाट? ऑपरेटर। इनको भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? ऑपरेटर की तरह कंसिडर करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं कि मैं आज लग कैसा रहा हूं शेविंग के बाद। मैं वियर्ड में ज्यादा अच्छा लगता हूं कि विदाउट वियर्ड ज्यादा अच्छा लगता हूं? गाइस, मैं विदाउट वियर्ड ज्यादा अच्छा लगता हूं कि वियर्ड में ज्यादा अच्छा लगता हूं? बताओ। किसी ने कमेंट नहीं किया कि सर अच्छे लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो। मैं इतनी मेहनत करके शेविंग करके आया हूं, किसी ने कमेंट नहीं किया यार। किसी ने कमेंट नहीं किया। थैंक यू शांतनु, थैंक यू आद्या। ठीक है, तो वियर्ड में ज्यादा अच्छा नहीं लगता हूं ना मैं? अच्छा, वियर्ड में अच्छा लगता हूं। चलो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन गाइस। ठीक है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है गाइस, थर्ड स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर है वो भी एक रूल है। जितने भी हम ब्रैकेट्स यूज करेंगे या कॉमाज यूज करेंगे और जितने भी टर्मिनेटर्स लाइक सेमीकोलन वगैरह, जितने भी टर्मिनेटर्स यूज करेंगे उनको भी किसकी तरह कंसीडर करेंगे? ऑपरेटर्स की तरह ही कंसीडर करेंगे। उनको भी किसकी तरह कंसीडर करेंगे? ऑपरेटर्स की तरह ही कंसीडर करेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उनको भी हम लोग किसकी तरह कंसीडर करेंगे? ऑपरेटर की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी कि जितने फंक्शन कॉल्स होते हैं, यूनिरी बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, वो भी ऑपरेटर की तरह कंसीडर करते हैं। जितने भी हम लोग स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं लाइक रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, साइज ऑफ, डिफॉल्ट, उनको भी ऑपरेटर की तरह कंसीडर करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। ब्रैकेट्स हो गए, कॉमाज हो गए, टर्मिनेटर्स हो गए, उनको भी ऑपरेटर की तरह ही कंसीडर करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट यानी तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए? तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए माय फ्रेंड्स? तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए दोस्तों? चलो,
तो नोट डाउन करते रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट, ऑल द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर कंसिडर्ड एज ऑपरेटर। जितने भी कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, स्ट्रक्ट जितने भी यूज करेंगे, उनको भी ऑपरेटर की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम सभी को आती होगी प्रोग्रामिंग। थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, अगला रूल क्या है, जैसे हमारा गो टू स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, इन दी गो टू स्टेटमेंट गो टू इज कंसिडर्ड एज ऑपरेटर एंड द लेवल इज कंसिडर्ड एज द ऑपरेंड। ठीक है, यानी जैसे लिखा हुआ है कहीं पर गो टू थर्ड, कहीं पर लिखा हुआ है गो टू थर्ड, ठीक है, गो टू 3 लिखा हुआ है। जैसे पहली स्टेटमेंट में कुछ आप पहली प्रोग्राम के पहले लाइन में कुछ लिखा हुआ है, प्रोग्राम के पहली लाइन में कुछ लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में कुछ लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में कुछ लिखा हुआ है, फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर गो टू 3। तो गो टू तो आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये गो टू तो आपका हो गया ऑपरेटर, लेकिन जो इसका लेवल है ये 3, ये आपके लिए क्या होगा, ऑपरेंड होगा। ये आपके लिए क्या होगा, ऑपरेंड, क्योंकि कांस्टेंट है, ये आपके लिए क्या होगा, ऑपरेंड होगा। क्लियर माय फ्रेंड्स, साफ साफ लिखा हुआ है वहां पर, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गो टू के बाद जो आपका लेवल गिवन होता है ना, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। कोई प्रोग्राम है उसमें 1 2 3 4 लाइन्स हैं, 4 लाइन में लिखा हुआ गो टू 3, तो गो टू इज ऑपरेटर, गो टू इज ऑपरेटर, एंड जो आपका लेवल यहाँ पर है ये आपका क्या होगा, ऑपरेंड होगा, ये आपका क्या होगा, ऑपरेंड होगा। ठीक है, क्लियर हो रही सभी को यहाँ तक की पिक्चर गाइस? मुझे बताते रहो फटाफट, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहनी चाहिए, कोई शंका और कोई डाउट आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, और एक लास्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर है, इन दी एरे एक्सेसिंग, यानी एरे यहाँ पर लिखा होता है एरे, वो स्टेटमेंट कहीं पर लिखा हुआ है एरे, और उसके अंदर इंडेक्स नेम जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो एरे और इंडेक्स नेम को हम लोग कंसीडर करते हैं किसकी तरह, ऑपरेंड की तरह। किसकी तरह, ऑपरेंड की तरह। और जो आपके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसको ऑपरेटर की तरह कंसीडर करते हैं। किसकी तरह, ऑपरेटर की तरह। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है सभी को गाइस? आपका प्यार ठीक है काफी मिल रहा है, तो ऐसे ही आप लोग शेयर करते रहो, दबाकर अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताते रहो। हॉलस्टिड वगैरह, एलओसी काउंट, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, ये बहुत ही अच्छे मेथड्स हैं, और अगर बुक्स में पढ़ना चाहोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से गिवन है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में अपने तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ चीजों को। तो अभी तक की कहानी सबको क्लियर हो गई? यानी अगर एरे है तो एरे और उसके अंदर का जो इंडेक्स नेम होता है उसको ऑपरेंड की तरह काउंट करते हैं हम लोग, और जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसको ऑपरेटर की तरह। गोटू में जो आपका गोटू होता है ये ऑपरेटर होता है, और जो लेबल होता है वो आपका, उसको ऑपरेंड की तरह काउंट करते हैं। तो अभी तक की कहानी सभी को क्लियर हो गई, कौन हीरो था, कौन हीरोइन थी, किसको ऑपरेटर की तरह कंसीडर करते हैं, किसको ऑपरेंड की तरह प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। ठीक है गाइस, बता दो एक बार सर, यहाँ तक मजा आ गया एकदम से, यहाँ तक से एकदम से क्लियर है, इतना बता दो बस, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ तक एकदम से क्लियर है, इतना बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं एक बार, हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, बाद में देख लेंगे, फिलहाल अभी इतना बता दो कि यहाँ तक की कहानी अभी को क्लियर है सभी को। आगे मूव करें, आगे मूव कर जाए गाइस। चल, अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, अगले स्टेटमेंट क्या है, आफ्टर डिकम्पोजिंग दी प्रोग्राम, प्रोग्राम को डिकम्पोज करेंगे किसमें, टोकन्स में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हॉलस्टिड में, हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन में वो टोकन्स को काउंट करता है। ठीक है, तो आफ्टर डिकम्पोजिंग द प्रोग्राम इनटू टोकन्स देयर इज ए नीड टू मेंटेन द डेटाबेस। यानी प्रोग्राम्स को टोकन्स में हम लोग जब डिकम्पोज कर देंगे तो एक डेटाबेस बनाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, एक डेटाबेस बनाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, कि कितने यूनिक ऑपरेटर हैं, वो यूनिक ऑपरेटर कितने बार अकर हो रहा है प्रोग्राम में, कितने यूनिक ऑपरेंड हैं, वो यूनिक ऑपरेंड प्रोग्राम में कितने टाइम अकर हो रहे हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताना। प्रोग्राम को डिकम्पोज करने के बाद, टोकन्स में डिकम्पोज करने के बाद, वहां पर कितने यूनिक ऑपरेटर्स आपके प्रोग्राम में हैं, और वो यूनिक ऑपरेटर पूरे प्रोग्राम में कितनी बार अकर हो रहा है, इन सबको मेंटेन करने के लिए हमें एक डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? यस और नो गाइस, एक डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं दोस्तों? ठीक है, यस पड़ेगी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट आपका क्या है, द डेटाबेस कंसिस्ट द फॉलोइंग नेम फील्ड। मैं आपको डेटाबेस बना के दिखा रहा हूं अगली स्लाइड में, ध्यान से सुनो बस खाली। ठीक है,
तो यहां पर क्या होगा आपका नंबर ऑफ, लिखते रहो नंबर ऑफ, ये हैश रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स, टेबल बना लो, नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ अकरेंस, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स, वो यूनिक ऑपरेटर कितनी बार अकर हुआ आपके प्रोग्राम में, यूनिक ऑपरेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड, नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड, हैश रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर नंबर ऑफ, हैश रिप्रेजेंट कर रहा है माय फ्रेंड्स, यहां पर जो हैश मैं यूज कर रहा हूं ये नंबर ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड, ठीक है, और वो यूनिक ऑपरेंड पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, पूरे प्रोग्राम में कितनी बार अकर हुआ, तो नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ यूनिक ऑपरेंड, यूनिक ऑपरेंड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि मैं एक स्टेटमेंट लेने जा रहा हूं, ठीक है, एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, ठीक है, सपोज एक एग्जांपल है, एक स्टेटमेंट हमें गिवन है a इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस सी, यानी इस वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हम लोग टेबल बनाने जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अटेंडेंस मार्क करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप सभी लोग, अपनी अपनी यूनिक अटेंडेंस मार्क करेंगे, ठीक है। तो यानी ये हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रहे हैं, a इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस सी, राहुल वेरी गुड, ठीक है। इसके बेसिस पर हम लोग टेबल बिल्डअप करेंगे, इसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, टेबल बिल्डअप करेंगे, इसके बेसिस पर, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पर, ठीक है। तो यहां पर ये बताओ इक्वल टू ऑपरेटर कितनी बार आ रहा है, इक्वल टू आपका ऑपरेटर है कि नहीं, इक्वल टू आपका ऑपरेटर है, और इसकी अकरेंस कितनी बार है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, आप ही लोग बताते रहो, इक्वल टू मेरा ऑपरेटर है कि नहीं, ऑपरेटर कौन कौन से यहां पर बताओ, इक्वल टू हो गया, और इक्वल टू हो गया, और आपका ये ब्रैकेट्स हो गई, ब्रैकेट्स भी ऑपरेटर्स ही होते हैं, और प्लस आपका ऑपरेटर हो गया, और एस्ट्रिक आपका ऑपरेटर हो गया। यस और नो गाइस, यस और नो, यस और नो माय फ्रेंड्स, यस और नो दोस्तों, रिप्लाई फटाफट रिप्लाई करो, दबाकर रिप्लाई करो, ठीक है। इक्वल टू आपका ऑपरेटर हो गया, यस, तो इक्वल टू कितने बार अकर हो रहा है यहां पर, ओनली वन टाइम्स अकरेंस है इसकी, ओनली वन टाइम इसकी अकरेंस है। ब्रैकेट्स की अकरेंस कितने टाइम है, 1 और 2 टाइम्स, ठीक है, 1 और 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, यस, ठीक है। टर्मिनेटर यहां पर भी आएगा, टर्मिनेटर भी आपका ऑपरेटर है, ठीक है, टर्मिनेटर भी आपका ऑपरेटर है, ठीक है। यहां पर 2 टाइम्स अकरेंस हो गई, प्लस की अकरेंस कितनी है यहां पर, ओनली 2 टाइम्स, एस्ट्रिक की अकरेंस कितनी है, ओनली 1, और टर्मिनेटर की अकरेंस भी कितनी है, ओनली 1, ठीक है। अब यूनिक ऑपरेंड कितने हैं, यूनिक ऑपरेंड कितने हैं माय फ्रेंड्स, रिप्लाई करो फटाफट, यूनिक ऑपरेंड कितने हैं, कौन कौन से यूनिक ऑपरेंड कौन कौन से हैं, ए, ठीक है, बी एंड व्हाट, सी, ए बी सी, यस माय फ्रेंड्स। तो ए कितनी बार अकर हो रहा है यहां पर, 3 टाइम्स, ठीक है। बी आपका कितने टाइम्स अकर हो रहा है यहां पर, ओनली 1 टाइम्स, और सी भी कितने टाइम अकर हो रहा है, ओनली 1 टाइम्स। सो लिसन मी केयरफुली एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो, ठीक है, मुझे ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, मुझे अच्छे से सुनो यहां पर। यानी कि जो यूनिक ऑपरेटर्स होते हैं उनका समेशन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n1 से। लिसन मी केयरफुली, जो यूनिक ऑपरेटर्स होते हैं उनका समेशन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर, स्मॉल n1 से, ठीक है। और जो यूनिक ऑपरेटर्स जो अकरेंस होती है उनकी, उनका जो समेशन होता है उसको कैपिटल N1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N1 से। गाइस मुझे ध्यान से सुनते रहिएगा। अभी करते हैं शांतनु, पहले यहां पर सुनते रहो, बिल्कुल यहां पर बिल्कुल सब कुछ सही है, ठीक है। यहां पर जो आपके इनका सम होगा, ठीक है, उसको हम लोग स्मॉल n2 से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n2 से।
और जो जितने टाइम से यूनिक ऑपरेंड आपके अकर हो रहे हैं उनका जो सम होगा उनको कैपिटल N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक की पिक्चर सभी को क्लियर है? लिख लो पहले सारी चीजें हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, फिर ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से फिर से डिस्कस करेंगे। क्लियर माय फ्रेंड सभी को? यहां तक की पिक्चर सभी को क्लियर हुई कि नहीं, इतना बता दो फटाफट। ठीक है, तो अभी कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम लोग यहां पर राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन से भी। ठीक है, तो टेबल सभी ने नोट डाउन कर लिया, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, इसके बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स देख लिए, उनकी अकरेंस कितनी बार है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो देख ली, नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड कितने थे यहाँ पर वो देख लिए, उनकी अकरेंस कितनी बार है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो हम लोग नोट डाउन कर लिए। ठीक है, ठीक है। अब डेटाबेस मेंटेन करने के बाद हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट करने होते हैं सॉफ्टवेयर के। गाइस लिसन मी केयरफुली एंड नोट डाउन इट केयरफुली आल्सो। आफ्टर मेंटेन दी डेटाबेस को मेंटेन करने के बाद हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, मतलब एस्टिमेट करने पड़ते हैं, किसके? सॉफ्टवेयर के। ठीक है, डेटाबेस हमारा बन गया, कितनी बार यूनिक ऑपरेटर्स आपके, कितने यूनिक ऑपरेटर्स हैं उनकी अकरेंस कितनी है, कितने यूनिक ऑपरेंड है उनकी अकरेंस कितनी है, डेटाबेस बना लिया प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। उसके बाद हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमें क्या करने पड़ेंगे? एस्टिमेट करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर में। तो वो कैसे एस्टिमेट करते हैं? एक एक फॉर्मूला करके लिख लो सभी लोग। ठीक है, फॉर्मूला नंबर वन, ये सारे 1 2 करके लिखिएगा, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इसी मैनर में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं द वोकेबुलरी ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं द वोकेबुलरी ऑफ द प्रोग्राम। कई बार ये सीधे सीधे आपको ऑप्शन में लिखे हुए मिलेंगे, कई बार ये सीधे सीधे फॉर्मूलाज आपको कहां लिखे हुए मिलेंगे गाइस? ऑप्शन में लिखे हुए मिलेंगे। कई बार ये सीधे सीधे फॉर्मूलाज आपको ऑप्शन में लिखे हुए मिलेंगे। द वोकेबुलरी ऑफ द प्रोग्राम इक्वल टू स्मॉल n1 प्लस n2, यानी नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स प्लस नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वोकेबुलरी मिल जाएगी प्रोग्राम की। क्या मिल जाएगी गाइस? नोट डाउन करो धीरे धीरे आराम से समझ के, ये फॉर्मूले में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए गाइस। फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन के। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, डायरेक्टली ऑप्शंस में फॉर्मूला पूछ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शंस में क्या पूछ लेते हैं माय फ्रेंड्स? फॉर्मूला पूछ लेते हैं। गुड। दूसरे नंबर का फॉर्मूला क्या है? दूसरे नंबर का फॉर्मूला क्या है गाइस? द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं? द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। उसके लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल N1 प्लस N2। कैपिटल N1 प्लस N2। कैपिटल N1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स, एंड N2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स। ठीक है, और माय फ्रेंड्स जो आपका हम लोग जो लेंथ ऑफ द प्रोग्राम कैलकुलेट करते हैं ना, लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, ये आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो लिख लो ये नोट करके पॉइंट, लेंथ ऑफ द प्रोग्राम में नोट करके पॉइंट लिख लो, कई बार आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट, क्वेश्चन पूछ लेंगे लेंथ ऑफ द प्रोग्राम इन हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन कैलकुलेटेड बिफोर द डेवलपमेंट, आफ्टर द डेवलपमेंट, ऐसे कई सारे ऑप्शन बना देंगे। वी नीड टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, मैं छोटा से छोटा सिंगल पॉइंट आपका मिस नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहां पर बिलीव करके पढ़ रहे हो तो सिंपल पॉइंट भी मैं आपका मिस नहीं करना चाहता हूं। यानी क्वेश्चन आपको मिले तो डेफिनेटली आप बिल्कुल मुझे याद करो कि यस पंकज मिश्रा ने एकदम से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था और सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। वी नीड टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर डेवलपमेंट of software,
आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। सो गाइस ये दोनों फॉर्मूला सभी ने नोट कर लिए और इनके पीछे का आइडिया समझ में आ गया दोनों को, सभी लोगों को गाइस। ये दोनों फॉर्मूलाज नोट कर लिए और इनके पीछे का सभी को जो मोटिवेशन है वो समझ में आ गया कि N1 क्या है, N2 क्या है। ठीक है गाइस, बता दो मुझे एक बार फटाफट। यहां तक की पिक्चर भी क्लियर है सभी को गाइस? रिप्लाई मी फास्ट। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं हम लोग और डायरेक्टली पीएसयूज में सीधे फॉर्मूला जी पूछ लेते हैं आपसे हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन से गाइस। ठीक है, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तीसरा और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है आपका, ठीक है, द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। अगर आपसे पूछ ले कि द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द प्रोग्राम क्या होगी, द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो जो एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द प्रोग्राम होगी उसके लिए फॉर्मूला है आपका व्हाट, ठीक है, स्मॉल n1 log बेस 2 n1, ठीक है, प्लस स्मॉल n2 log बेस 2 n2। ये फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लो, ब्रैकेट में बंद कर लो। थर्ड फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो और ब्रैकेट में बंद कर लो। ठीक है, और जो एस्टिमेटेड लेंथ है, यानी कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो पहले एक एस्टिमेट तैयार करते हैं ना, पहले हम लोग एक एस्टिमेट तैयार करते हैं ना, कोई काम करने जाते हैं तो जो एस्टिमेटेड लेंथ है प्रोग्राम की वो कैलकुलेट करते हैं बिफोर द डेवलपमेंट। लिसन मी केयरफुली, वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम। लेंथ ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करते थे, और जो एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द प्रोग्राम होगी वो कैलकुलेट करेंगे बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, before the development of the software, before the development of the software or product, of the software or program। रफ आइडिया एक, ठीक है गाइस? ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक की कहानी क्लियर सभी को? अटेंडेंस मार्क करते रहिएगा और चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर करते रहिएगा, सुपर क्रिस्टल क्लियर। अब पहले जब मैं दूसरी जगह पढ़ाता था तो मैं सीसी बोलता था, अब एससीसी हो गया, सुपर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुपर क्रिस्टल क्लियर। कोई भी पॉइंट मिस होना ही नहीं चाहिए आपसे, कोई भी पॉइंट ना मुझसे मिस होगा ना आपसे मिस होगा। कितने लोगों को एससीसी है? कितने लोगों को एससीसी नहीं, एससीसी, सुपर क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर, सुपर क्रिस्टल से भी सुपर क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, यहां पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम, वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम, वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम, वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। सो V इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है आपका, V इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है क्या? N डॉट लॉग बेस 2 स्मॉल n, ठीक है, प्लस, बस यही होता है। ठीक है, बिट्स, ये आपका यूनिट होती है इसकी बिट्स। तो n आपका कब आएगा? n इक्वल टू n1 प्लस n2 कर दोगे। ठीक है, यानी यहां पर जो आपका n है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? n1 प्लस n2, और जो स्मॉल n है आपका यहां पर वो क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2, दोनों को ऐड करके। ठीक है, तो नोट करके लिख लेना यहाँ नीचे इस चीज को। ठीक है, तो वॉल्यूम यानी कि कितने बिट का है, वॉल्यूम क्या है प्रोग्राम का। ठीक है दोस्तों, ये भी एक फॉर्मूला है। इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं जो आपको रिमेंबर रखने होंगे, और जब कई बार पढ़ोगे फॉर्मूला या क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको रिमेंबर भी रहेंगे। ठीक है, तभी आपको क्या रहेंगे दोस्तों? रिमेंबर भी रहेंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम का फॉर्मूला हो गया, कैपिटल N डॉट लॉग बेस 2 n बिट्स। ठीक है, नोट करके n आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर, और स्मॉल n को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो।
यानी ये वोकेबुलरी ऑफ द प्रोग्राम हो गई, ये आपकी लेंथ ऑफ द प्रोग्राम हो गई। आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों, दबाकर शेयर करो, मैक्सिमम बंदे लाइव होने चाहिए। और चीजें अगर आपको क्लियर हो रही है तो मुझे बताते रहो। दोनों प्रोग्राम्स, दोनों चीजें नोट डाउन भी कर लिया आप लोगों ने, नोट डाउन भी कर ली मेरे दोस्तों आप लोगों ने, सभी लोगों ने? ठीक है, गुड, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगला फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर, फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 5 में क्या है आपका, द लेवल ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, द लेवल ऑफ द प्रोग्राम, लेवल ऑफ द प्रोग्राम, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो प्रोग्राम के लेवल को हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, एल से। सो एल इक्वल टू, डायरेक्टली मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन दोस्तों, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि ये डायरेक्टली जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं ये डायरेक्टली ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि इन हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन वी कैन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द लेवल ऑफ द प्रोग्राम, विच ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर्मूला लिख देंगे डायरेक्टली, या आपको कुछ एक प्रोग्राम दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे, वहां पर आप लोग उसमें ऑपरेटर्स और ऑपरेंड अलग अलग करके मतलब अभी करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है। सो एल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2.n2 अपॉन, ठीक है, n1, ठीक है, डॉट n2, ये फॉर्मूला होता है लेवल ऑफ द प्रोग्राम का। प्रोग्राम का लेवल कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लेवल ऑफ द प्रोग्राम का ये फॉर्मूला होता है। तो इतने सारे फॉर्मूलाज हम लोग यूज करते हैं, अभी कुछ फॉर्मूलाज और हैं, लेकिन पहले हम लोग वॉल्यूम और लेवल के बेसिस पर 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहले वॉल्यूम और लेवल के बेसिस पर हम लोग 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं गाइस। पहले वॉल्यूम और लेवल के बेसिस पर हम लोग 2-3-4 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, रिप्लाई मी फास्ट। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपके लिए 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, जितनी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं उन्हीं के बेसिस पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। व्हेन द प्रोग्राम लेवल इज हाई, यानी जो हम लोग लेवल कैलकुलेट करेंगे, लेवल इक्वल टू क्या, 2.n1 अपॉन n2, ठीक है, डॉट n2। इसके बेसिस पर जो हम लोग यहाँ पर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, n2 ऊपर n2 होता है ना, n2 नीचे आपका n1 होता है यहाँ पर, n1 डॉट n2। ये जो लेवल कैलकुलेट करेंगे प्रोग्राम का, अगर ये लेवल आपका क्या है, हाई है, लेवल अगर आपका प्रोग्राम का क्या है, अगर हाई है, ज्यादा आ रहा है, देन द कोड बिकम ऑप्टिमिस्टिक। तो उस समय कोड आपका क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, ये आपको पता है। लेवल हाई होगा तो कोड ऑप्टिमिस्टिक होगा। वहां पर हम लोगों ने जब मतलब ज्यादा हायर एक्सपीरियंस्ड डेवलपर कोड डेवलप करेगा तो उसको ऑप्टिमिस्टिक कोड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कोड, आप सभी को पता है, पता है कि नहीं, बोलो यस और नो गाइस। मैंने बताया था कि जब हायर लेवल का बंदा या हायर लेवल डेवलपर कोड डेवलप करते हैं उसको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। एवरेज लेवल का बंदा अगर कोड डेवलप करता है तो मोस्ट लाइकली कोड कहते हैं उसको। और पुअर लेवल का यानी जो फ्रेशर है, जिसकी अभी प्रोग्रामिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको हम लोग पैसिमिस्टिक कोड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिमिस्टिक कोड कहते हैं। जो लोग नए हैं फिर से एक बात समझ लो, अगर इफिशियंट बंदा है, अगर बंदा आपका जो डेवलपर है वो इफिशियंट है, मतलब उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो वो जितना कोड डेवलप करेगा उस पूरे सॉफ्टवेयर में या डेवलपमेंट प्रोग्राम के डेवलपमेंट में, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक कोड कहते हैं उसको हम लोग। एवरेज लेवल का बंदा डेवलप करेगा, ना तो वो फ्रेशर है ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसको मोस्ट लाइकली कोड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मोस्ट लाइकली कोड कहते हैं, ठीक है। और अगर पुअर लेवल का मतलब फ्रेशर बंदा है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, जस्ट अभी उसने ज्वाइन किया डेवलपमेंट में, तो जितना कोड डेवलप करेगा उसको हम लोग कहते हैं पैसिमिस्टिक कोड, पैसिमिस्टिक कोड। कई बार यहाँ से हम लोग क्वेश्चन भी देख चुके हैं, कई बार हम लोग यहाँ से क्वेश्चन भी देख चुके हैं दोस्तों, यस और नो, देख चुके हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखो, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर देता हूँ। तो प्रोग्राम लेवल अगर बहुत ज्यादा हाई है तो कोड बिकम ऑप्टिमिस्टिक, सो द वॉल्यूम इज लेस। ये रिलेशन याद रखना, प्रोग्राम का लेवल हाई है तो आपका जो कोड होगा वो ऑप्टिमिस्टिक होगा,
वॉल्यूम आपका क्या होगा, लेस होगा, एंड प्रोग्राम की डिफिकल्टी भी लो होगी। ठीक है, प्रोग्राम की डिफिकल्टी भी होगी, वो भी लो होगी। तो ये चीजें याद रखना, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट्स अपनी हैंड राइटिंग में यानी कि टाइप कर दिए आपके लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर वो क्या है, अगर प्रोग्राम का लेवल आपका क्या होगा, लो होगा, तो कोड बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ऑप्टिम। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर है पैसिमिस्टिक। ठीक है, इसको काट के दोस्तों यहाँ पर लिखो पैसिमिस्टिक। ठीक है, सॉरी गाइस। ठीक है, यहाँ पर लिखो पैसिमिस्टिक। ठीक है, अगर प्रोग्राम का लेवल लो है तो कोड क्या होगा बाय डिफॉल्ट यार, तो आप ही बताओ, आप ही बताओ कोड क्या होगा बाय डिफॉल्ट, पैसिमिस्टिक होगा कि नहीं? यस और नो गाइस, बताओ, खुद ही बताते रहा करो, पढ़ा हुआ है। ठीक है, गलत टाइप हो गया था यहाँ पर, ये टाइपिंग मिस्टेक थी। ठीक है, बताओ, खुद ही बताओ गाइस, रिप्लाई करो, खुद ही रिप्लाई करते रहा करो। ठीक है, अगर प्रोग्राम का लेवल अगर लो है तो कोड आपका क्या होगा, पैसिमिस्टिक होगा। क्या होगा, पैसिमिस्टिक। ठीक है, सो द वॉल्यूम इज हाई, जैसे उसका अपोजिट, उस समय वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा, और प्रोग्राम का डिफिकल्टी जो होगा वो भी हाई होगा। तो दोनों याद रखना, जब प्रोग्राम लेवल आपका हाई होगा तो कोड ऑप्टिमिस्टिक होगा, उस केस में वॉल्यूम लेस होगा और डिफिकल्टी लेस होगी। जब प्रोग्राम का लेवल आपका लो होगा तो कोड आपका पैसिमिस्टिक होगा, उस केस में वॉल्यूम हाई होगा और प्रोग्राम डिफिकल्टी हाई होगी। यानी कि प्रोग्राम को जो पुअर कोड डेवलपर है, वो मतलब जो आपका एक एक्सपीरियंस बंदा है, वो जब कोड डेवलप करेगा तो एक प्रॉपर वे में डेवलप करेगा, तो उसको पढ़ने में उसका डिफिकल्टी लेवल उतना हाई नहीं होगा। लेकिन जो पुअर बंदा है, जो अभी जस्ट जिसने ज्वाइन किया फ्रेशर, तो कोड ऐसा इधर उधर लिखेगा। यस और नो गाइस, यस और नो दोस्तों, बताओ मुझे फटाफट। तो डिफिकल्टी लेवल समझ में आ रहा है कि इसका डिफिकल्टी लेवल, वॉल्यूम हाई है मतलब वो ज्यादा, भाई लेस लाइन में कोई प्रोग्राम है अगर उसको कम लाइन में लिख रहा है तो वो एफिशिएंट बंदा ही लिख पाएगा, समझ, जिसका लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा वही लिख पाएगा। कोई पुअर है, फ्रेशर है, तो वो ज्यादा ज्यादा लाइन का कोड लिखेगा। अगर ए प्लस मल्टीप्लीकेशन का ही प्रोग्राम बनाना है तो ज्यादा लाइन का कोड लिखेगा और कहीं की चीज कहीं लिख देगा, तो उसका डिफिकल्टी लेवल भी हाई होगा और वॉल्यूम भी हाई होगा। यस और नो दोस्तों, क्लियर हो रही बातें? जो मैंने चीजें यहाँ पर लिखी हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक उनको अरेंज भी कर दिया आपस में। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है इन दोनों लाइनों में? लाइन नंबर फर्स्ट, इस वाली लाइन में कोई डाउट है किसी को, और इस वाली लाइन में कोई किसी को डाउट है कि कैसे कोरिलेट हो रही है चीजें आपस में, चीजें कैसे कोरिलेट हो रही है, इसमें किसी को कोई डाउट है दोस्तों? रिप्लाई मी फास्ट। इन दोनों चीजों में किसी को कोई डाउट दोस्तों? रिप्लाई मी फास्ट गाइस। चलो, बहुत बढ़िया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे फटाफट, नहीं डाउट है तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो, तो आगे बढ़ते हैं फिर, अब आगे बढ़े फिर। गुड, अभी कुछ फॉर्मूलाज हमें और यहाँ पर राइट नोट डाउन करने हैं। ठीक है, अगर प्रोग्राम का डिफिकल्टी लेवल हमें कैलकुलेट करना है, प्रोग्राम का अगर डिफिकल्टी लेवल कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिफिकल्टी लेवल ऑफ प्रोग्राम, डिफिकल्टी लेवल ऑफ प्रोग्राम, डिफिकल्टी लेवल ऑफ या डिफिकल्टी ऑफ द प्रोग्राम लिखो। डिफिकल्टी ऑफ प्रोग्राम अगर हमें कैलकुलेट करनी है, डिफिकल्टी ऑफ प्रोग्राम कैलकुलेट करनी है अगर हमें, जिसको हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? 1/L ना, 1/L। अगर लेवल क्या होगा, हाई होगा तो डिफिकल्टी क्या होगी? लेवल हाई होगा तो डिफिकल्टी क्या होगी? रिप्लाई करो यार, खुद ही बताओ, खुद ही बताओ मेरे दोस्तों, खुद ही बताओ। फॉर्मूला सही लिखा हुआ है ना? पिछले स्टेटमेंट को यूज करके फॉर्मूला सही लिखा हुआ है कि रॉन्ग लिखा हुआ है? रिप्लाई बताओ। पिछला जो स्टेटमेंट तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपका लेवल हाई होगा तो उस समय वॉल्यूम और डिफिकल्टी लेस होंगे कि हाई होंगे? उस समय वॉल्यूम और डिफिकल्टी लेस होंगे कि हाई होंगे? लेस होंगे। तो सही लिखा हुआ है ना फॉर्मूला? फॉर्मूला सही लिखा हुआ है दोस्तों ना? D=, अगर डिफिकल्टी ऑफ द प्रोग्राम कैलकुलेट करनी है तो D=1/L, L कैलकुलेट कर लो,
और L कैसे कैलकुलेट करते हैं, L इक्वल टू 2.n2 अपॉन स्मॉल n2, 2.n2 अपॉन n1.n2 कैपिटल N2। इस तरीके से लेवल कैलकुलेट कर लेंगे। अगला फॉर्मूला, ठीक है, एफर्ट ऑफ द प्रोग्राम कैलकुलेट करना है अगर हमें, तो एफर्ट ऑफ द प्रोग्राम कैलकुलेट करना है, तो एफर्ट ऑफ द प्रोग्राम अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, एफर्ट ऑफ द प्रोग्राम कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, बताओ फटाफट। एफर्ट ऑफ द प्रोग्राम कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, यानी एफर्ट को हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एफर्ट ऑफ द प्रोग्राम V अपॉन L, वॉल्यूम अपॉन लेवल, ठीक है, यानी ई का फॉर्मूला बन जाएगा आपका वॉल्यूम अपॉन लेवल, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन लेवल। और लेवल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो L इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/d, L इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/d, ठीक है। तो ये आपका VD भी हो सकता है, आपका क्या हो जाएगा, VD भी हो जाएगा। तो दोनों चीजें समझ में आ गई, यानी एफर्ट इक्वल टू V अपॉन L होता है, और अगर L को रिप्लेस कर दे 1/d से तो ये भी होता है, ठीक है। तो क्लियर दोस्तों, यहां तक की पिक्चर क्लियर, सभी को पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। हीरो हीरोइन कौन है, कौन विलेन है, कब हीरो को हीरोइन से प्यार होगा, कब, ठीक है, उनके पेरेंट्स आएंगे बीच में, या कब वो आए, ये सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं, वो प्यार शादी तक पहुंचेगा कि नहीं, ये सारी चीजें एकदम से क्लियर हैं। यानी कि वो सारी चीजें मैं यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ, सब चीजें एकदम क्लियर हैं अभी तक की। तो इसलिए हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन मेथड थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज भी ज्यादा हैं, यहाँ पर आपके क्या है, फॉर्मूलाज भी ज्यादा हैं, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूलाज भी ज्यादा हैं थोड़े से। तो क्लियर हो रहा है सभी को दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं, आगे मूव करता रहूं। गुड। तो एक लास्ट फॉर्मूला और बचा हुआ है, यहाँ पर लास्ट फॉर्मूला और बचा हुआ है, ठीक है। द प्रोग्रामिंग टाइम इज, अगर टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम, कितना टाइम लगा, प्रोग्रामिंग टाइम इक्वल टू, प्रोग्रामिंग टाइम इक्वल टू, टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी इक्वल टू होता है आपका एफर्ट अपॉन बीटा, एफर्ट अपॉन बीटा, ठीक है। बीटा की वैल्यू आपकी लाई करती है 5 से 20 के बीच में। और जो यहां पर आपका ये बीटा है, ये बीटा आपका लाई करता है किस किस के बीच में, 5 से लेकर 5 लेस देन इक्वल टू और 20 तक, ठीक है। ये भी आप रिमेंबर रखना, बीटा की वैल्यू यहां से यहां तक लाई करेगी, ठीक है। लेकिन नॉमिनल केस में, यानी मैक्सिमम केसेस में, नॉमिनल केसेस में बीटा की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 18। नॉमिनल केसेस में बीटा की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों, 18 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। क्लियर टू एवरीवन माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी तक भी जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की है वो मार्क कर देंगे अपनी अटेंडेंस, ठीक है। तो यहां तक की पिक्चर सभी को क्लियर हो गई कि नहीं, रिप्लाई करो फटाफट। तो दोस्तों हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन यहीं तक है। अगर रिवाइज, एक नैरेटिव वे में रिवाइज करना चाहते हो तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। एलओसी काउंट मेथड में हम लोग एग्जीक्यूटेबल नॉन एग्जीक्यूटेबल दोनों स्टेटमेंट को काउंट कर रहे थे, इसलिए वहां पर प्रोग्राम का एक्यूरेट साइज नहीं मिल पा रहा था, एक्यूरेसी मिसिंग हो रही थी। तो उसी चीज को मिसिंग, जो एक्यूरेसी थी वो एग्जैक्टली एक्यूरेसी लेने के लिए हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन मेथड आया था। ये सिर्फ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को ही काउंट करेगा, नॉन एग्जीक्यूटेबल को रिमूव कर देगा। इसके लिए क्या करेगा, ये प्रोग्राम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टोकन्स में डिकम्पोज करेगा, यानी ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स और ऑपरेटर में डिकम्पोज किया उसने, ठीक है। सारे रूल्स मैंने बताए, सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने लिखे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्तों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन था जो हम लोगों ने क्लास में किया था, सक्षम सीरीज में किया था या क्लास में किया था मुझे याद नहीं है।
तो वहां पर आप लोगों के पास जो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर था उसको कैलकुलेट करने को लेकर प्रॉब्लम थी। मेरे पास कई मैसेज आए, कई कॉल आए, उनमें से एक पायल भी थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, रिप्लाई मी फास्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था हम लोगों का, एक क्वेश्चन था हम लोगों का जो मैंने क्लास ही में किया था। मेरे पास 4-5 लोगों के कॉल आए और मैसेज भी आए। ठीक है, जो रिकॉर्डेड वॉच कर रहे थे उनका, पायल भी थी उनमें से एक। ठीक है, और भी कई लोग थे, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन था, आप लोग खुद ही कैलकुलेट करो, अच्छे से पढ़ के कैलकुलेट करो इस बार। देखते हैं कितने लोग सही करेंगे। किसी को जाना नहीं है, जिन्होंने किया वो भी यहीं रहेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो भी यहीं रहेंगे, बताएंगे कि क्वेश्चन में ट्रिक क्या थी। जो उस दिन हम लोगों ने मिस कर दी थी, उस दिन मैंने आप पे छोड़ दिया था, और जिसने जो बताया था मैंने कैलकुलेट करके उसको आंसर बता दिया था कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अभी कैलकुलेट करो, अभी कैलकुलेट करो सभी लोग उसका। सो गाइस, यहां पर आपको क्या निकालना है, कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फंक्शन पॉइंट मैट्रिक, एफपी की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो एफपी इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय काउंट वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय काउंट वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो यहां पर IO इनपुट आउटपुट्स, आपके एक्सटर्नल इंक्वायरीज, फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेसेस गिवन है। ठीक है, और इनकी आपको वेटिंग फैक्टर्स भी गिवन है, 4, 5, 4, 10, 7, तो सब कुछ गिवन है। तो काउंट वैल्यू बताओ कितनी आएगी, किसी को जाना नहीं है, कैलकुलेट करो मेरे साथ साथ, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई थी इसमें। काउंट वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करो इनकी, 30 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 5 प्लस, ठीक है, 23 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 2, कितना आएगा आपका अकाउंट होकर 120 प्लस 300 प्लस कितना हो जाएगा 2192 प्लस 80 प्लस 14, कितना आएगा दोस्तों ये आपका 606, कितना आ गया 606। ठीक है, प्रीति शर्मा, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीबी आद्या 582 नहीं आएगा, 606 आएगा आई थिंक, इसमें भी प्रॉब्लम है क्या, 606 आएगा आद्या। ठीक है, उसके बाद आपका वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर WBAF इक्वल टू व्हाट 0.65 प्लस 0.01। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। 4 फैक्टर्स आर नॉट एप्लीकेबल, टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं, टोटल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है 14, जिसमें से आपके 4 तो एप्लीकेबल है ही नहीं, यानी 4 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी कि नहीं, वो तो एप्लीकेबल है ही नहीं ना। जो आपके 4 फैक्टर हैं उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो एप्लीकेबल ही नहीं है। ईच ऑफ द अदर 4 फैक्टर्स हैव वैल्यू 3, अगले जो 4 हैं, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाइड बाय समेशन i इक्वल टू 1 टू 14 और fi, ठीक है, तो इक्वल टू व्हाट 0.65 प्लस 0.01, ठीक है, ब्रैकेट में क्या, यानी कि 4 तो आपके 0 0 हैं, वो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, प्लस अगले 4 कितने हैं 3, तो 4 इंटू 3 लिख दो यहां पर डायरेक्टली, 4 इंटू 3 प्लस, और जितने बचे हुए हैं तो कितने, 3 और 3 कितने हो गए, ठीक है, 4 और 4 कितने हो गए 8, बचे हुए कितने हैं 6, तो उन 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 6 इंटू 4। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.01 आएगा, 1.01 आएगा, और जो एफपी की वैल्यू आएगी, फंक्शन पॉइंट की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी, आपका VAF कितना है आपका यहाँ पर 1.01, और काउंट वैल्यू कितनी आ रही थी 606 आ रही थी, कितना आ जाएगा 612.06 आ जाएगा। आंसर आ गया सभी का दोस्तों, ठीक है, सभी के डाउट्स क्लियर हो गए यहाँ पर, आद्या एंड ऑल गाइस, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। किसी को कोई प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन जो बीच में हमारा फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड करता था, ठीक है, वो भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसा हम लोगों ने अपनी जब फंक्शन पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहां पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, ठीक है, वहां पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो इस क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का देखो यार, यहां पर अगर कहीं पर भी आप देखोगे तो आपको कई सारे आंसर मिलेंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था इसरो में,
ये क्वेश्चन आपका इसरो में पूछा गया था, ठीक है। इसरो की आंसर की में जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सेकंड है। इसरो की आंसर की में जो इसका आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन बी है, ठीक है। तो अगर यहां पर पर्सन मंथ है, ठीक है, लिसन मी केयरफुली, अगर यहां पर आपका पर्सन मंथ है तो जैसे हम लोगों ने प्रॉपर कैलकुलेट किया था तो आपका आंसर क्या आ रहा था, जब हम लोगों ने प्रॉपर इसको कैलकुलेट किया था तो आंसर क्या आ रहा था बताओ मुझे फटाफट। जब प्रॉपर कैलकुलेट किया था तो आंसर इसका अगर किसी को याद हो तो बताओ कितना आ रहा था। जैसे हम लोग प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं अगर वैसे कैलकुलेट करते तो, जब हम लोगों ने क्लास में इसको डिस्कस किया था तो उसका आंसर कितना आ रहा था दोस्तों, रिप्लाई करो फटाफट। 8.89, वेरी गुड। कितना आ रहा था। और बहुत सारे जैसे आप गेट ओवरफ्लो या गीक्स फॉर गीक्स इन जगह देखोगे तो इसका आंसर 8.89 ही है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज है, बट इसका आंसर है आपका कितना, ऑप्शन बी करेक्ट है अकॉर्डिंग टू इसरो आंसर की। तो यहां पर, और वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बट यहां पर इन्होंने प्रोडक्टिविटी तब पूछी है, ठीक है, रिप्लाई, ठीक है दोस्तों, प्रोडक्टिविटी तब पूछी है जब 70% मंथ है, यानी एफर्ट कितना है 70% मंथ। एफर्ट इक्वल टू कितना है दोस्तों, लिसन मी केयरफुली, एफर्ट इक्वल टू कितना है 70% मंथ है। तो 70% मंथ को 0.7 मंथ लिख सकते हैं। 70% मंथ को ठीक है, 70% मंथ को 0.7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका काउंट वैल्यू कितना आया था बताओ, बताओ इसका काउंट वैल्यू कितना आया था, ठीक है। तो यहां पर हमारा वेटिंग फैक्टर क्या है, एवरेज है, वेटिंग फैक्टर एवरेज है, वेटिंग फैक्टर एवरेज है तो आई ओ, ठीक है, इनपुट आउटपुट इंक्वायरीज फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ठीक है, इंक्वायरीज एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ठीक है, यानी कि इसको हम ई आई लिख लें, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कितनी होती है 4, 5, 4, 10 और 7। तो काउंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब ये एवरेज है तो एवरेज की जो इनपुट आउटपुट इंक्वायरीज और इन सारी वैल्यूज होती है वो ये होती है वेटिंग फैक्टर टेबल में। तो काउंट वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, काउंट वैल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, काउंट वैल्यू आएगी आपकी 15 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 50 प्लस 4 इंटू 24 प्लस 10 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 7, कितना आ जाएगा 582। सभी लोग सही बता रहे हैं, ठीक है। फंक्शन पॉइंट कितना आएगा इसका, फंक्शन पॉइंट सॉरी वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आएगा, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आएगा, VAF इक्वल टू कितना आएगा आपका 0.65 प्लस 0.01, ठीक है। करेंगे उसी तरीके से ही, समेशन आई इक्वल टू 1 टू 14 और FI की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 3। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.07 आएगा, ठीक है, 1.07 आएगा, ठीक है। FP निकालो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, FP निकालो, FP कितना आ जाएगा, फंक्शन पॉइंट कितना आएगा VAF इंटू काउंट वैल्यू, कितना आ जाएगा VAF आपका कितना है 582 इंटू काउंट वैल्यू कितनी 1.07, कितना आएगा बताओ ये 622 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं, 622 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं दोस्तों, रिप्लाई करो। 622.24 के अराउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी जो आपको निकालनी है, प्रोडक्टिविटी जो निकालनी है, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज में गिवन है तो 622.24 प्रोडक्टिविटी का मल्टीप्लाई उस परसेंटेज से कर दो जिस परसेंटेज मंथ में आपको गिवन है, तो लगभग 400 समथिंग आएगा। कितना आएगा आंसर बताओ, कितना आएगा आंसर बताओ मुझे फटाफट, कितना आएगा। जब इनका देखो यहाँ पर बस परसेंटेज का खेला है, परसेंटेज आपका 70% मंथ में गिवन है, ठीक है। तो 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ठीक है, ठीक है। तो कितना आएगा इसका आंसर अभी बताओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। अगर मैन मंथ में गिवन है या ईयर्स में गिवन है तो उस तरीके से कैलकुलेट करते हैं जैसा हमने अपने एग्जाम में अपने लेक्चर में पढ़ा था, और परसेंटेज में है तो डायरेक्टली एफपी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा इसका आंसर बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा इसका आंसर।
नियर अबाउट 435.568, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो ये नियर अबाउट किस आंसर से मैच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्टली आंसर तो आपको नहीं मिलेगा। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है नियर अबाउट? ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और इसरो के आंसर की में ऑप्शन बी ही है, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज मंथ है, इसलिए डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया। अगर परसेंट मंथ होता तो जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो क्लियर हो गया दोस्तों? बताओ मुझे फटाफट, क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है? आज की पिक्चर भी एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, सुपर क्रिस्टल क्लियर है। आज की पिक्चर भी एकदम सुपर क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? रिप्लाई करो फटाफट। ठीक है, तो दोस्तों आज की कहानी को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, यानी आज की पिक्चर हो गई खत्म, ठीक है। आज की पिक्चर हो गई खत्म। हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं या तो सक्षम सीरीज में ले लूंगा, या अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग एफर्ट एस्टिमेशन पढ़ेंगे, एफर्ट एस्टिमेशन के बाद कॉस्ट एस्टिमेशन पढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ पढ़ना रह गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी अपने जो है काफिले को आगे बढ़ाते रहेंगे, एक अच्छे सोच के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज। आपका प्यार मिल रहा है, बस थोड़ा सा प्यार और दिखाइए कि इस सेशन को जो भी मैं लेता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी रीचेबिलिटी को जितना भी आप फैला सकते हो फैलाइए, क्योंकि नया चैनल है, ठीक है। सब्सक्राइब कराइए बंदों को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिल्कुल प्लेसमेंट तक ले जाएंगे, आपको सारे PSUs के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। बहुत कुछ देने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों। सो थैंक यू एवरीवन गाइज, थैंक यू, ठीक है। सो गुड नाइट एवरीवन गाइज, गुड नाइट। ओके, सो अपना अपना ख्याल रखिए, अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, वैक्सीनेशन कराते रहिए। अगर कोई गुमराह है, वैक्सीनेशन नहीं करा रहा, उसको समझाइए कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर गाइस, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग 11 AM पर, और ऑन टाइम आया करो यार, किसी में बीच बीच में नहीं आना है, ऑन टाइम आना है सभी को। 11 AM पर आना, कल बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पाइपलाइनिंग वगैरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गुड नाइट गाइस।